जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र की बुक को, और ये बुक घटना चक्र के प्राचीन इतिहास की बुक है। और इस बुक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन 1990 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस या अन्य किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये जो वीडियो होगा ये टॉपिक वाइज वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस घटना चक्र की बुक का ये लोगो या फ्रेम देख लेते हैं। देखिए ये बुक कुछ इस तरीके का आता है। तो जिस भी भाई के पास ये बुक है अच्छी बात है, वो इसे पढ़े और सॉल्व करे। और जिस भाई के पास ये बुक नहीं है भारतीय इतिहास की तो वो इसे ऑनलाइन हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकता है। तो देखिए भाइयों, ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसे मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा ये बुक एक अच्छी बुक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। देखना, पहले ही हमारा जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास, ये जो हमारा पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास, इस प्राचीन भारत का इतिहास में जब आप लोग पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में तब हम लोग पढ़ते हैं तो 3 भागों में इसे बांटा जाता है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, और एक आदि ऐतिहासिक काल, और एक ऐतिहासिक काल। जब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो इसी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल को, क्योंकि ये प्राग ऐतिहासिक काल वो समय था, इस समय में हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए थे, केवल पत्थर के आधार पर ही इस काल का निर्धारण किया गया था। तो इसीलिए इस काल को हम लोगों ने पाषाण काल या स्टोन एज नाम दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है इस बुक में पहले पाषाण काल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जो टॉपिक है पाषाण काल, इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए ये बुक इसलिए मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें पहले उसने पाषाण काल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और देन उसके बाद में जो भी प्रीवियस ईयर में स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चनों को डाला है। तो हम लोग आज जो है आज इसकी थ्योरी पे नहीं जाएंगे, यानी थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग थ्योरी को भी पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने ये जो चैनल खड़ा किया है ये इसलिए खड़ा किया है, इसलिए बनाया है कि इस चैनल पे जो भाई जिनके पास बुक लेने के लिए या मतलब इतने सारे पैसे नहीं होते जो वो हर एक बुक लें और फिर उसका घटना चक्र लें, तो इस चैनल के माध्यम से मैं वीडियो के माध्यम से ये सारे घटना चक्र की बुक हैं या जो स्टैंडर्ड बुक हैं उन्हें डिस्कस किया करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, रॉबर्ट ब्रूस थे एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद या पूरा वनस्पतिक शास्त्री या इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूस महोदय के बारे में पूछा गया है। आप लोग जानते होंगे कि रॉबर्ट ब्रूस महोदय एक पुरातत्वविद भी थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ए एंड बी दोनों राइट था। तो ए एंड बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, और ये क्वेश्चन यूपी लॉ सब में पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, घटना चक्र की बुक में इसे एक्सप्लेन किया गया। हमें ये क्वेश्चन तो आता था और इसके बारे में हमें और क्या एक्स्ट्रा डिटेल याद रखनी है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के बाद में जब हम लोग इसे का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रॉबर्ट ब्रूस महोदय जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस महोदय थे। और रॉबर्ट ब्रूस महोदय ही वह भूगर्भवेत्ता हैं या पुरातत्वविद हैं जिन्होंने 1863 में, आप लोगों ने लूसेंट में पढ़ा होगा, 1863 में मद्रास के पल्लवरम से कुल्हाड़ी की खोज की थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों लिखना इतना पॉसिबल नहीं है कि जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो लिखूँ, इसलिए जो मैं बोलता हूँ प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा। तो 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस महोदय ने कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। वह कौन सा व्यक्ति है? वह कौन था जिसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो कौन था? थॉमसन ने। ये इसका राइट आंसर था। तो थॉमसन थे जिन्होंने पाषाण, कांस्य, लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गनेसन थॉमसन ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो थॉमसन थे ये एक ईसाई थे यानी क्रिश्चियन थे। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। जो चीज़ें हमें याद रखनी थी वो थी, जो थॉमसन थे वो एक क्रिश्चियन थे, और कोपेनहेगन संग्रहालय में जो 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने इस त्रियुगीय युग का विभाजन किया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच
लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? देखिए फ्रेंड्स, ये सारे नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। कौन कौन? अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सोयल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं? ये सारे नाम पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित हैं। तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से 3 का वो नाम दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा जो व्यक्ति है या कौन सा भारतीय इतिहासकार है जो पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित नहीं है, और एक कोई और दे देगा और वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। विश्लेषण ये है कि अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सोयल और जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने जब पुरातात्विक उत्खनन चल रहा था, जब खुदाई हो रही थी, तब इन सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में किया। और ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत था, उस दक्षिण भारत में उत्खनन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी पशुपालन कब से शुरू हुआ? पशुपालन कब से शुरू हुआ, ये बात पूछी गई है। तो ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। देखिए फ्रेंड, जो पशुपालन है, उस पशुपालन का आरंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हम लोग इसके विश्लेषण पे चलेंगे। विश्लेषण क्या था इसका? विश्लेषण देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब मध्य पाषाण काल था उसके अंतिम चरण में, यानी जब मध्य पाषाण काल खत्म हो रहा था और नव पाषाण काल की स्टार्टिंग हो रही थी, तो नव पाषाण काल से जस्ट पहले यानी मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ये दोनों स्थान आपको याद रखने चाहिए, आदमगढ़ और बागोर, यही वो स्थान है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें ये जो चीज़ें सीखनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य थे वो इंडिया में 2 जगह से मिले थे, एक आदमगढ़ और एक बागोर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। इसमें जो स्थान था वो था आदमगढ़, और आदमगढ़ ये स्थान नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में था, और यहीं से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस बार उसने मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, उसमें आदमगढ़ के बारे में पूछ लिया। हो सकता है अब की बार जब वो क्वेश्चन पूछे तो उसमें आदमगढ़ की जगह बागोर का नाम दे दे या कोई और नाम दे दे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो ये घटना चक्र की बुक सोल्व करने का पर्पज क्या है, मतलब क्या है, कि हम लोग क्या सीखना चाहते हैं। इससे हमें सीखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण की बात पूछी गई है। तो हड्डी के जो उपकरण थे वह मैदाह और सराय नहर राय से दोनों जगह से मिले थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो सी एंड डी दोनों था। तो आई होप आप लोग मैदाह और सराय नहर के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हड्डी के उपकरण मिल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इससे पहले इसके विश्लेषण को एक बार पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है इसका विश्लेषण। मध्य पाषाण कालीन मैदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो कहाँ है मैदाह? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, जहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मैदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। देखिए एक हमारे जो इतिहासकार हुए जी.आर. शर्मा, इन्होंने मैदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, और ये 3 क्षेत्र कौन कौन से उन्होंने बताए हैं? एक झील क्षेत्र और एक बूचड़खाना क्षेत्र है, एक संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था कौन? मैदाह। देखिए फ्रेंड्स, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। तो बूचड़खाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण पाए गए हैं। नेक्स्ट है सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स जिन पे मैंने हाईलाइट किया है वो सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? सराय नहर, मैदाह, लेखैया, चोपनी, मांडो से। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, सराय नहर एवं मैदाह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए एंड बी दोनों है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस
ARO मेंस में 2013 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रम बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो राइट आंसर पहले इसमें देखना है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में कौन कौन से जो शहर थे वो बसे हुए थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी था। तो देखिए किस तरीके से 4 2 1 3, 4 2 1 3 कैसे बनेगा? 4 2 1 3। देखिए सबसे पहले 4 था, फिर 2 था, फिर 1 था, फिर 3 था। तो 4 पे क्या है? मैदाहा। मैदाहा सबसे पहले, सबसे पश्चिम में मैदाहा आएगा, मैदाहा। फिर उसके बाद में लेखैया आएगा, फिर उसके बाद में लेखैया आएगा। देन उसके बाद में पेशरा आएगा, पेशरा। देन उसके बाद में भीरवानपुर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर था वो सी था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वह कौन सा स्थान है जहां एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो वह दमदमा से मिले हैं। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के निकलने के प्रमाण मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दमदमा का क्षेत्र कहाँ पे है? इस दमदमा के क्षेत्र के बारे में देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर, राय मायदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान हैं, 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, 6 समाधानों में 1 कंकाल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से 41 समाधान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? 41 समाधान दमदमा से। और इन 41 में पाए जिनमें से 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का विश्लेषण करने पर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा सिहोरा मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। तो अरुण सोनकिया का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अरुण सोनकिया साहब ने 1982 में हथनोरा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। और ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। इस मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे पहले क्वेश्चन का विश्लेषण देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कहता है? क्वेश्चन का विश्लेषण कहता है कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया। तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? जौ। देन उसके बाद में गेहूं। और ये कितनी पुरानी बात है? तो 8000 ईसा पूर्व लगभग ये हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, यूपी लोअर सब और यूपी लोअर सब 2008, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना है। तो इसका विश्लेषण देखेंगे हम लोग। इसका विश्लेषण है कि नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व
भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। माना जाता है उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। यानी जब हमारा आंसर ऑप्शन में मेहरगढ़ होगा और लहुरा देव नहीं होगा तो हम लोग मेहरगढ़ को चूज करेंगे। अगर हमारे ऑप्शन में लहुरा देव है तो हम लोग लहुरा देव को प्रेफरेंस देंगे। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से, क्योंकि इसमें इस ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है, इसीलिए जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमारे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीघाट। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग पर करके आए हैं। कृषि के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वह कौन सा स्थान है जहाँ से कृषि के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कथन और कारक के रूप में है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सही हैं? यानी 2-3 कथन दिए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं उन कथनों को बताना है। तो पहला कथन है हमारा कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। क्या ये जो कथन है वो सही लगता है? कथन नंबर 1 है। नेक्स्ट है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। जौ तो है, क्या धान भी है? ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, यानी ए 1 और 2, यानी दोनों राइट हैं। 1, 2 दोनों सही हैं, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यानी वह कौन सा स्थान था जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो वह स्थान मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन का विश्लेषण हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उसे हम स्किप नहीं करेंगे, उसे हम जरूर पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसी का डिस्कशन दोबारा हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि टाइम बचाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का विश्लेषण दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उस स्थल का नाम पूछा था जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? यानी वह कौन से स्थान है या कौन से स्थान है जहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो ऑप्शन नंबर ए ओदे, बी वोरी, सी बागोर, डी लखनिया। तो इस क्वेश्चन को आई होप हम लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी बागोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप लोग याद कीजिएगा, जब पहला या दूसरा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें बागोर के बारे में हमने पढ़ा था। आगे चलेंगे, इससे पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बागोर और आदमगढ़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये ताम्रपाषाण युग वह युग था जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबा धातु की खोज कर ली थी। और तांबा धातु की खोज के साथ साथ पत्थर और तांबा के औजार
स्टार्ट कर दिए थे, बनाने स्टार्ट कर दिए थे, उसी समय ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कथन और कारक के रूप में दिया है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। नेक्स्ट है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यानी आहारवासी लोग तांबा गलाना जानते थे, चावल से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यानी धातु का जो काम है वो आहारवासियों की एक अर्थव्यवस्था का एक साधन था। नेक्स्ट है चौथा, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, इन चार में से कौन कौन से कथन सही हैं, इन पर विचार करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1, 3, 4 है, यानी 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 2 गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहता है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, लेकिन आहारवासी लोग चावल से परिचित थे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? वह कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से हड़प्पा और पाषाण दोनों संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ से हड़प्पा कालीन और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों के प्रमाण मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का जो उत्खनन है वो किसने किया था? तो HD सांकलिया ने। HD सांकलिया साहब का नाम आप लोग याद रखिएगा। यही वो भूगर्भवेत्ता हैं या पुरातत्वविद हैं जिन्होंने नबदा टोली का उत्खनन किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नबदा टोली है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इसका विश्लेषण देखेंगे। नबदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। देखिए फ्रेंड्स, ये पूना के HD सांकलिया साहब जो हैं वो पूना के प्रोफेसर थे और डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। देखिए फ्रेंड्स, नबदा टोली के बारे में बताया गया है कि नबदा टोली जो है वो 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। ये और इसकी खोज, नबदा टोली की खोज जो है वो HD सांकलिया साहब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने ऊपर नबदा टोली के बारे में डिस्कस किया और नबदा टोली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नबदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये क्वेश्चन UPPCS मेंस 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यानी किस तरीके से, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किस तरीके से बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन भी है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू, आप लोगों को याद होना चाहिए कि संगन कल्लू जो है वो राख का टीला से संबंधित है। संगन कल्लू, इसका विश्लेषण देखेंगे। कर्नाटक में मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए या राख के टीले के प्रमाण मिले हैं। इसीलिए संगन कल्लू इंपॉर्टेंट हो जाता है। और संगन कल्लू के बारे में अगर कोई पूछेगा तो एक नवपाषाणिक स्थल है। और नवपाषाणिक स्थल के साथ साथ संगन कल्लू के बारे में हमें ये भी याद रखना है कि संगन कल्लू जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भीमबेटका जो है वो गुफाओं के सेल चित्र के बारे में फेमस है या प्रसिद्ध है। भीमबेटका से गुफाओं के सेल चित्र मिले हैं और ये भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इसका विश्लेषण करेंगे इस क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है या दर्शाया गया है, जिनमें हाथी कौन कौन से जानवर, हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। किस किस के चित्र हैं? हाथी के, सांभर के और हिरन के। अब तक लगभग 700 शिलालेख की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 चित्र पाए गए, यानी 700 शिलालेखों में से 500 चित्र हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो फिर से रिपीट होने की संभावना है। ये क्वेश्चन 2007 और 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में हैं। तो अब्दुल्लागंज रायसेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो भीमबेटका से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, भीमबेटका से शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो वह कौन सा पुरातत्ववेत्ता है जिसने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो वी.एस. बाकड़कर महोदय, वी.एस. बाकड़कर महोदय का नाम आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं ने सबसे पहले भीमबेटका की गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा या खोजा। नेक्स्ट है इससे पहले इसके विश्लेषण की बात करेंगे तो 1957 में वी.एस. बाकड़कर ने की थी, यानी जो भीमबेटका की खोज है वो 1957 में बाकड़कर महोदय ने की थी और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि भीमबेटका जो है वो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है भीमबेटका को किसने खोजा था। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, अभी हम लोगों ने किया था। डॉक्टर वी.एस. या विष्णुधर बाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि गैरिक मृदभाण पात्र OCP का नामकरण हुआ था, कैसे हुआ था या कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है गैरिक मृदभाण पात्र के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। इस क्वेश्चन को हम लोग विश्लेषण करेंगे। देखिए, गंगा यमुना दाऊद की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः संस्कृति के साथ शुरू होती है, जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मध्यभाण के नमूने के कारण गैरिक मध्यभाण OCP कहा गया। इस मध्यभाण परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। तो हस्तिनापुर से ही गैरिक मध्यभाण मिले थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब। तो आइए उत्तर से दक्षिण, ये क्वेश्चन सबको पता होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावादान से प्राप्त हुआ। तो बुर्ज-होम नामक स्थान से, और ये बुर्ज-होम कश्मीर में है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते का भी जो कंकाल है वो प्राप्त होता है। और ये जो बुर्ज-होम है वो नवपाषाणिक अवस्था में पाया गया था, यानी नवपाषाणिक काल से संबंधित है। इसका विश्लेषण करेंगे। फ्रेंड्स, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज-होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ। गर्तावास गड्ढे वाले घर, यानी गर्तावास उसे कहते हैं जो गड्ढे वाला घर होता है, भी यहीं से प्राप्त हुआ, यानी जो बुर्ज-होम है वहाँ से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, बुर्ज-होम से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न का सही मिलान करें। ये क्वेश्चन मिलान से संबंधित है। तो मिलान करना है एक तरफ 4 एक तरफ 4 पूरा स्थल दिए हैं और एक तरफ टाइम दिया है, यानी एक तरफ काल दिया गया है। तो मिलान करना है कौन सा नगर है वो किस काल से संबंधित है, इस चीज़ का मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो था वी, यानी जो पूरा पाषाण काल है उससे संबंधित है सोहन नदी घाटी, यानी सोहन नदी घाटी या सोन नदी घाटी। और बी मध्य पाषाण काल जो है उससे संबंधित है भीमबेटका, यानी भीमबेटका की जो गुफा है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और सी जो है वो नवपाषाण काल, यानी बुर्ज-होम है जो नवपाषाण काल से संबंधित है। और ताम्र पाषाण काल बानस घाटी संबंधित है ताम्र पाषाण काल से। तो इस तरह 4 1 2 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मिलान से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पूरा तात्विक स्थल है और एक तरफ वर्तमान स्थान है, यानी कौन सा स्थान कौन से राज्य में है, ये चीज़ पूछी गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसे मिलान की तरह मिलाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। देखिए सी है, यानी एक नेवास, नेवास जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी नेवास महाराष्ट्र में था। और फिर बी का 4 यानी ईसमपुर, ईसमपुर कर्नाटक राज्य में था। और फिर सी का 1 यानी डिडवाना, डिडवाना राजस्थान में है। फिर उसके बाद में गुड़िया आम गुफा, गुड़िया आम गुफा जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिए हैं, एक तरफ ख्याति का कारण यानी क्यों प्रसिद्ध हैं, एक तरफ इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपयुक्त युगों से कौन से सही सुमेलित है। तो 2 और 3 सही सम्मिलित हैं। देखिए चंद्रकेतुगढ़ जो है वो टेराकोटा कला से संबंधित है और गणेश्वर जो है वो ताम्र कलाकृतियों से संबंधित है, यानी 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, यानी वह कौन सा इस क्षेत्र है जहाँ से सर्वाधिक शिलाशय मिले हुए हैं। तो लेखैया नामक स्थान से सर्वाधिक शिलाशय प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श किसकी पुस्तक है, तो जे.एन. पांडे की बुक है। इसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाशय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया और इसका कारण आर दिया है। कारण आर क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 से पहले क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो किसका संलग्न कार्यालय है, संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट है संस्कृति का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में है और ये क्वेश्चन MPPCS प्री 1997 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के बारे में पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और जो ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ये मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था वो था हमारा पाषाण काल और पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं, आई होप 48 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए और उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज पाषाण काल को हम लोगों ने पढ़ा। आज के बाद कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और कल के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।